कहाँ तक हो गया था दोस्तों? ओके ओके, ध्यान दीजिएगा। अब पिछले क्लास में हम लोग, आने दीजिएगा उन लोग को। बैठिए 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 तेजी से। है हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए जी, हल्ला मत करिए। पिछले क्लास में ध्यान दीजिए, अब सुनिए एक एक बात को। और बार बार हम बोलते हैं कि अब उतना मौका नहीं है किसी के पास कि एक बार पढ़ेगा, एक बार याद करेगा, फिर क्वेश्चन बनाएगा। अगर चाहते हैं जल्द से जल्द नौकरी हो और नौकरी के अलावा कुछ नहीं हो, तो क्लास में ही आप लोग बिल्कुल ध्यान बना कर रखिए, हर बात क्लास में ही याद हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग मिश्रण के क्लासिफिकेशन को पढ़ना शुरू किए थे और मिश्रण के वर्गीकरण के उपरांत हम देखे थे कि दो प्रकार के मिश्रण समांग और विषमांग मिश्रण होते हैं। जो समांग मिश्रण है वही विलयन है। उनके प्रमुख गुण, उनके प्रमुख प्रकारों पर हम चर्चा किए थे और आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की शक्ति। विलयन की शक्ति क्या है? तो किसी भी विलयन को हमने दो भागों में बांटा था, विलायक प्लस विलय। एक विलयन के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, विलायक और विलय। हालांकि मिश्रण में केवल दो ही पदार्थ नहीं होते हैं बल्कि दो ही भाग होते हैं, एक विलायक और विलयन में जो सबसे ज्यादा रहता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जो कम रहता है वो विलय। इस बात की जानकारी हम पिछले ही क्लास में लिए थे। तो किसी विलयन में विलय की मात्रा कितनी है, इसी बात की जानकारी मिलती है किससे? विलयन की शक्ति। विलयन की शक्ति हमें यह बतलाएगा कि किसी विलयन में विलय की मात्रा कितनी है। विलयन की शक्ति से हमें इस बात का पता चलता है दोस्तों कि किसी विलयन में विलय की मात्रा कितनी है। एक विलयन की शक्ति बहुत अधिक है तो मतलब उसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक है। एक विलयन की शक्ति बहुत कम है तो मतलब उसमें विलय की मात्रा बहुत कम है। तो बात को समझ गए ना? विलयन की शक्ति जानने का क्या मतलब है? एक विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन के शक्ति को विलयन की सांद्रता भी कहा जाता है। एक विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही उस विलयन की शक्ति अथवा उस विलयन की
सांद्रता कहते हैं 1 बिलियन की शक्ति अधिक है अथवा सांद्रता अधिक है, तो हम समझेंगे कि उसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इस बिलियन की सांद्रता अथवा शक्ति को ज्ञात करने के लिए कई सारे विधि हैं। हम बिलियन की शक्ति या फिर बिलियन के सांद्रता को कई तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। बिलियन की सांद्रता या बिलियन की शक्ति समझ जाए क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। बिलियन की सांद्रता और बिलियन की शक्ति क्या है समझ गए। किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही हम बिलियन की सांद्रता या शक्ति कहते हैं। जितनी अधिक विलय की मात्रा होगी सांद्रता उतनी अधिक होगी अथवा शक्ति उतनी अधिक होगी। लेकिन हम इसी बिलियन की सांद्रता को कैसे ज्ञात करेंगे या बिलियन की शक्ति को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के कई तरीके हैं। ज्ञात करने के कई तरीके। पहला तरीका है कि आप बिलियन की सांद्रता अथवा शक्ति को किस विधि से ज्ञात कर सकते, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में बिलियन की सांद्रता कैसी निकलती है, तो सांद्रता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। तो बिलियन की सांद्रता अथवा बिलियन की शक्ति द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में बिलियन की सांद्रता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि 1 केजी नमक जल, बिलियन में समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 केजी नमक जल बिलियन में 30 ग्राम नमक घुला है, 30 ग्राम नमक घुला है, तो इस बिलियन की सांद्रता कितनी होगी निकालिए। 1 केजी नमक जल बिलियन में 30 ग्राम नमक घुला है, तो इस बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर नमक जल बिलियन की मात्रा किसमें दिया हुआ, केजी में। और इस नमक जल के बिलियन में जल विलायक है, नमक विलय, जल विलायक है, नमक विलय है। और विलय की मात्रा कितनी, तो विलय की मात्रा भी 30 ग्राम है, बिलियन की मात्रा भी 1 केजी है। तो यहां पर सांद्रता अगर निकलेगा तो किस रूप में, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, क्योंकि यहां पर बिलियन और विलय दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ आपको। और द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निकलेगा तो विलय यहां पर नमक है उसका द्रव्यमान कितना और बिलियन कितना, तो यहां पर 1000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि राशि एक समान रखनी पड़ेगी। ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होते हैं और गुना 100। क्लियर, तो 3 यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, परसेंट। इस बिलियन की सांद्रता कितना है, 30% है, सॉरी 3% है, 3% है। 1 केजी नमक जल के बिलियन में अगर 30 ग्राम नमक घुला है तो इस बिलियन की सांद्रता क्या होगी, 30 ग्राम होगी, 3% होगी।
क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि हम विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत के रूप में भी निकाल सकते हैं। किस रूप में? आयतन प्रतिशत के रूप में निकाल सकते हैं। और आयतन प्रतिशत के रूप में कैसे निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर द्रव्यमान में दिया हुआ है तो द्रव्यमान के रूप में निकाल लेंगे, आयतन में दिया है तो आयतन में निकाल लेंगे। उसके बाद सांद्रता निकालने का तरीका एक मोलरता यानी कि मोलारिटी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा विलेय का मोल अब बटे विलयन का आयतन, वो भी केवल किसमें? लीटर में। तो विलयन की सांद्रता मोलरता के रूप में भी निकाला जाता है। विलयन की सांद्रता मोलरता के रूप में भी निकाला जाता है। मोलरता में निकालने के लिए विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। सांद्रता निकालने का दूसरा तरीका है दोस्तों क्या? मोललता। क्या? मोललता यानी कि मोलाइलिटी। मोललता निकालने के लिए फिर वही विलेय के मोल बटे विलायक कि विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। गुना किससे कर देना है? 1000 से। अगर 1000 से गुना नहीं करना है, 1000 से गुना नहीं करना है तो फिर हम द्रव्यमान को किस में ला लेंगे? केजी में बदल लेंगे, नहीं तो यहां पर क्या रखेंगे? ग्राम में। क्लियर हो गया? तो मोललता के रूप में निकाला जाता है। और भी कई तरह से विलयन के सांद्रता को निकाला जाता है दोस्तों, और मोल प्रभाज के रूप में भी निकाला जाता है। उसके बाद पीपीएम में भी निकाला जाता है। तो कई तरह से सांद्रता को निकाला जाता है। लेकिन सांद्रता क्या है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? अब मोललता मोलरता सब जो है, इसका परिभाषा अति सूत्र याद कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन बनाएंगे उस समय कम आएगा, ठीक है ना? इस पर आधारित क्वेश्चन को, रोड्स में क्वेश्चन है ना, उसमें ढेर तरह का क्वेश्चन होगा कि मोलरता निकाले, मोललता निकाले, ठीक है ना? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए तो आप जान ही गए हैं। अब मोलरता मोललता इस सब का फार्मूला को क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। फार्मूला को याद कर लीजिएगा, और फार्मूला याद कर लीजिएगा तो आगे क्वेश्चन जो करवाएंगे उसमें आपको सहूलियत होगी और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। अब विलयन के प्रकार को हमने कई तरह से बांटा। संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, जलीय विलयन और अजलीय विलयन, जलीय विलयन और, तो विलयन को हम कई तरह से बंटवारा कर चुके हैं पहले भी। लेकिन विलयन का एक बंटवारा किया जाता है भौतिक अवस्था के आधार पर। किस अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर यानी कि ठोस, द्रव और गैस की अवस्था के आधार पर। ठोस, द्रव और गैस की अवस्था के आधार पर। और भौतिक अवस्था पर, अगर भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को बांट सकते हैं ठोस, द्रव, गैस के रूप में, तो वह बंटवारा देखिए आपके नोट में, हमको नहीं लगता उसको समझाने की कोई जरूरत पड़ेगी हमको। देखिए उस बंटवारा को, एक मिनट देखे। मोललता में जो है ना, सॉरी, मोललता में जो है ना विलायक ही होगा, विलयन नहीं होगा, ठीक है ना?
तो मोल लता मोलालिटी जो है ना, वो जो निकलता है वो विलायक के आधार पर ही निकलता है, ठीक है। अच्छा, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, इससे जुड़े सवाल को बनाएंगे ना तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे कि देखिए 33 नंबर का सवाल है, 34 नंबर का सवाल है, तो यहां पर बनाएंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 3 चीज, मोल लता में विलयन का मोल नहीं होता है, विलायक का ही होता है। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, क्लियर। भौतिक अवस्था के आधार पर बंटवारा समझ रहे हैं आप। कोई दिक्कत नहीं ना उसमें। आइए दोस्तों, अगला टाइप कोलाइड। इससे पहले हमने मिश्रण को कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में। मिश्रण को कितने भागों में बांटे थे? समांग तथा विषमांग। समांग मिश्रण को हम क्या बोले थे? विलयन बोले थे। और विषमांग मिश्रण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कोलाइड और निलंबन। तो विलयन तो समझ ही गए हैं, विलयन का पूरा डिटेल समझ ही गए हैं। बाकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता में कोई दिक्कत होगा तो सांद्रता में दिक्कत होगा, जब तक उससे रिलेटेड सवाल को नहीं बनाएंगे ना तब तक दिक्कत होगा। और उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, सवाल बनाएंगे। कई लोग कार्य मोलता नहीं समझे तो बिल्कुल अभी आप उसके डिफिनेशन को समझ रहे हैं ना कि डिफिनेशन क्या है, उससे जुड़े सवाल को बनाएंगे, अपने आप समझ में आएगा। तो समांग मिश्रण को हम क्या बोले थे? विलयन। जबकि विषमांग मिश्रण को हम किस रूप में बांटे? विलयन। तो आप समझ ही गए। अब इस दोनों को समझना है। आइए हम सबसे पहले कोलाइड को समझने की शुरुआत करते हैं। कोलाइड क्या है? तो सबसे तो पहले हम यही कह सकते हैं कि कोलाइड एक विषमांग मिश्रण है। कोलाइड क्या है? विषमांग मिश्रण। तो कोलाइड विषमांग मिश्रण है, लेकिन अगर जब हम कोलाइड को आंखों से देखते हैं तो वे हमें समांग प्रतीत होंगे। कोलाइड विषमांग मिश्रण तो है, कोलाइड विषमांग मिश्रण तो है, लेकिन दिखने में वो किस प्रकार के प्रतीत होते हैं? समांग मिश्रण प्रतीत होते हैं। किस प्रकार के? 2 एग्जाम्पल आप देखिएगा कि आप दूध भी देखे होंगे, आप मानव रक्त को भी देखे होंगे, आप टूथपेस्ट जिसे टीथ को साफ करते, ये आप दूध, रक्त, टूथपेस्ट, आप दूध, रक्त, टूथपेस्ट को देखे होंगे, दूध, रक्त, टूथपेस्ट को देखने होंगे। दिखने में ये हमेशा क्या प्रतीत होते हैं? समांग प्रतीत होते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब इन्हें हाई लेवल माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से विषमांग प्रतीत होते। तो कोलाइड क्या है? तो कोलाइड एक विषमांग प्रकृति का मिश्रण है, लेकिन दिखने में ये समांग लगते। जब इसे उच्च स्तर के माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, जब इसे उच्च स्तर के माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तब ये आपको विषमांग प्रतीत होने लगते हैं। रक्त को देखिएगा तो एकदम समांग प्रतीत होगा, दूध को देखिएगा समांग प्रतीत होगा। लेकिन जब उच्च स्तर के माइक्रोस्कोप लेकर दूध को देखेंगे, रक्त को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से उस माइक्रोस्कोप पे हमें वो क्या दिखाई पड़ेगा?
विषमांग प्रतीक को दिखाई देगा। तो कोलाइड क्या है? तो सबसे पहला डिफिनेशन यही होगा कि कोलाइड एक विषमांग मिश्रण है। कोलाइड एक विषमांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण। दूसरी विशेषता कि कोलाइड के कणों का जो आकार होता है, कोलाइड के जो कणों के आकार होते हैं वो बिलियन के कणों से ज्यादा बड़े होते हैं। इनके कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर 8 सेंटीमीटर के बीच होते। हाँ 8 से, ठीक है। अरे थोड़ा आप मैथ नहीं पढ़ते हैं क्या? इतना छोटा ले रहे, कोई अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के बीच इसके कणों का आकार होता है, जबकि बिलियन के कणों का आकार 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से भी क्या था? कम था। 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से भी क्या था? कम था। अब इतने छोटे कणों को कोलाइड के कण कहने का मतलब कोलाइड भी बिलियन के तरह ही दिखता है, बस उसकी प्रकृति क्या है, लेकिन वास्तव में भी वो बिलियन के तरह दिखते हैं। तो कण मतलब कि हम कोलाइड को भी बांट सकते हैं विलायक और विलय में। कोलाइड को भी हम बांट सकते हैं विलायक और विलय में बांट सकते। तो जब हम कोलाइड के कणों के आकार देख रहे हैं तो हम मतलब किसके कणों के आकार देख रहे हैं? कोलाइड के विलय के कणों के आकार देख रहे हैं। अब कोलाइड के जो कण होते हैं दोस्तों इतने छोटे होते हैं तो ये खुली आंखों से तो देखा नहीं जा सकता है, खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे उच्च स्तर के माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, उच्च स्तर के माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? कोलाइड के दो विशेषताओं को समझ गए। कोलाइड क्या है? तो विषमांग मिश्रण है, और यह इनके कणों का आकार कितने बीच होता है? चलिए, अब कोलाइड जो है, कोलाइड के कण छन्ना पत्र के यानी फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। इससे पहले आप बिलियन देखे थे, बिलियन के भी कण इतने छोटे थे कि वे फिल्टर पेपर के क्या हो गए थे? आर पार हो गए थे। बिलियन के भी कण इतने छोटे थे कि वे छन्ना पत्र के क्या हो गए थे? आर पार हो गए। कोलाइड के कण भी बहुत छोटे होते हैं, और छोटे होते यही कारण है कि ये छन्ना पत्र के क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं, छन्ना पत्र के क्या हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि ये चर्म पत्र यानी कि जंतुओं के चमड़ी से जो फिल्टर बनाए जाते हैं, चर्म पत्र के आर पार नहीं हो पाते हैं, चर्म पत्र के आर पार नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। बिलियन की अगर बात करिएगा तो बिलियन के जो कण थे वे छन्ना पत्र के भी आर पार हो गए थे, और बिलियन के कण जो चर्म पत्र समझ रहे ना, जंतुओं के चमड़े से बनाया गया फिल्टर पेपर, जंतुओं के चमड़े से बनाया गया फिल्टर पेपर। उस चमड़े में महीन महीन छिद्र होते हैं, ठीक है ना, महीन महीन। हम लोगों की जो त्वचा है ना उसमें भी महीन महीन छिद्र है, और उन्हीं छिद्रों से पसीना निकलता है, उन्हीं छिद्रों से पसीना निकलता है। समझिए उतने छोटे छोटे छिद्रों से विलय के कण पास कर जाते हैं। तो कोलाइड के जो कण होते हैं दोस्तों, कोलाइड के जो कण होते हैं वो छन्ना पत्र के आर पार तो हो जाते हैं, लेकिन चर्म पत्र के आर पार। इसीलिए कोलाइड के अवयवों को, कोलाइड के कंपोनेंट को हम चर्म पत्र के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनके कण चर्म पत्र को आर पार। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोलाइड मिश्रण है। कोलाइड क्या है? यानी तत्व और यौगिक नहीं है कोलाइड। कोलाइड क्या है? कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण? विषमांग मिश्रण है। कोलाइड विषमांग मिश्रण है जिसके कणों का आकार
10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -8 या 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं कि छन्ना पत्र के आर पार हो जाते हैं, लेकिन वो चर्म पत्र के आर पार नहीं होते। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कोलाइड के तो 3 गुणों को आप समझ गए। विषमांग मिश्रण है, 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के बीच कणों का आकार होता है, छन्ना पत्र के आर पार हो जाते हैं, चर्म पत्र के आर पार। अब देखिए कि कोलाइड जो है विलयन के तरह ही क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। कोलाइड विलयन के तरह क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। अस्थाई होने के कारण मतलब है कि अगर हम कोलाइड को भी थोड़ा देर के लिए स्थिर छोड़ दे तो उसके कण बर्तन के तली के नीचे जाकर बैठते नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे, कि अगर हम कोलाइड को थोड़े देर के लिए स्थिर भी छोड़ दे तो कोलाइड के जो कण है वो बर्तन के तली में जाकर नीचे, और यही गुण अस्थाई होना कहलाता है। नदी के गंदे जल को लाइए एक बर्तन में और थोड़ा देर स्थिर छोड़ दीजिए, गंदगी तली के नीचे बैठ जाएगा। यह गुण अस्थाईपन का गुण है। लेकिन अगर तली में कण नीचे नहीं बैठे तो यह अस्थाईपन का गुण है। तो कोलाइड जो है अस्थाई प्रकृति के होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, अस्थाई प्रकृति के होते हैं। कोलाइड अस्थाई प्रकृति के होते हैं। अब हम 3 प्रमुख घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसका संदर्भ कोलाइड से ही है। और पहला है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव, ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोलाइड से होकर जब प्रकाश की किरणों को प्रवेश करवाया जाता है, कोलाइड से होकर जब प्रकाश की किरणों को प्रवेश किया जाता है तो प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, बिखर जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। और कोलाइड के कणों का भिन्न भिन्न दिशा में बिखरना, प्रकाश के किरणों का भिन्न भिन्न दिशा में बिखरना स्कैटरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, प्रकिरणन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकिरणन कहलाता है। तो कोलाइड विलयन से या कोलाइड को कोलाइड विलयन भी कहा जाता है। बात को समझ गए ना। कोलाइड विलयन या कोलाइड से जब प्रकाश के किरणों को गुजारते हैं तो प्रकाश की किरणें कोलाइड के सूक्ष्म कण से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाते हैं। प्रकाश के बिखरने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकिरण। भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखरने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का सूक्ष्म कणों से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखरने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकिरण। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का टकराकर लौटना परावर्तन है, टकराकर बिखरना। बड़े बड़े कणों से टकराकर प्रकाश लौट जाती वो परावर्तन कहलाता है। छोटे छोटे कणों से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, क्या है, प्रक्रिया। तो कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश का क्या हो जाता है, और जब कोलाइड विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है तो कोलाइड विलयन में प्रकाश के पथ पूरी तरह से दिखने लगता है। प्रकाश का पथ पूरी तरह से दिखने लगता है। ठीक उसी तरह अंधेरे कमरे में किसी एक छिद्र से सूर्य की प्रकाश आती है तो सूर्य का प्रकाश का पथ दिखाई पड़ता है कि नहीं। ठीक उसी तरह कोलाइड से जब आप प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश का पथ स्पष्ट नजर आएगा। वो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि प्रकाश की किरणों को कोलाइड से गुजारने पर प्रकाश का क्या हो जाएगा, जिसके कारण कोलाइड में प्रकाश का पथ पूरी तरह से स्पष्ट नजर आएगा। इस घटना को सबसे पहले किसने देखा था? इसलिए इस घटना का नाम क्या पड़ गया? टिंडल प्रभाव पड़ गया। इसलिए इस घटना का नाम क्या पड़ गया? टिंडल प्रभाव पड़ गया। तो टिंडल प्रभाव की घटना केवल कौन दिखाता है? कोलाइड। विलियन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। इससे पहले जो वास्तविक विलियन पढ़े थे, क्या वास्तविक विलियन से प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकीर्णन होगा? वास्तविक विलियन से प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकीर्णन होता? वास्तविक विलियन से प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकीर्णन होता? प्रकीर्णन प्रकाश का तबे होगा जब वह किससे गुजरेगा? और मान लीजिए कि 1 बिलियन से प्रकाश के किरणों को गुजारने पर प्रकाश के किरण का पथ स्पष्ट नजर आते हैं, तो निश्चित ही वो वास्तविक बिलियन नहीं है। वो क्या है? या किसी बिलियन से होकर प्रकाश को गुजारने पर उसका प्रकीर्णन हो गया, तो 100% वो कोलाइड ही है। क्लियर हो गया? और इसी घटना के आधार पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया है। क्या ज्ञान जी? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है या प्रकीर्णन पर? प्रकीर्णन पर आधारित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? कोई दिक्कत दोस्तों? तो कोलाइड के बारे में क्लियर हो रहा है सब कुछ। अगला घटना है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि कोलाइड के कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो कोलाइड के इतने छोटे छोटे कणों को जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कोलाइड के इतने छोटे छोटे कणों को जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, तो ये छोटे छोटे कण इस कोलाइड विलियन में एकदम टेढ़े मेढ़े मार्गों पर लगातार गति करते नजर आता है। कोलाइड को जब देखा जाता है किसी माइक्रोस्कोप से, तो कोलाइड के कण अनवरत कोलाइड के भीतर इधर उधर गति करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, और गति अनियमित तरीके की होती है, कोई नियमित गति। और ऐसी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो कोलाइड के कण कोलाइड के भीतर लगातार टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गतिशील बनी रहती है, और इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं दोस्तों? कोई दिक्कत है? अब एक और घटना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हिंदी में कहते विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब विद्युत कण संचलन क्या है दोस्तों? कि जब भी हम कोलाइड को
किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारते हैं। जब भी किसी कोलाइड को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारते हैं तो कोलाइड के कुछ कण धनात्मक आवेश और कुछ कण ऋणात्मक आवेश। एक कोलाइड विलयन को इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारने पर, एक कोलाइड को विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजारने पर, विद्युत क्षेत्र से होकर विद्युत क्षेत्र समझ रहे ना, एक ऐसा क्षेत्र जहां आवेश की उपस्थिति है उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो कोलाइड को जब विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो कुछ कोलाइड कण धनात्मक आवेश की ओर मुड़ जाता है और कुछ कोलाइड कण ऋणात्मक आवेश की ओर मुड़ जाता है। कुछ कोलाइड कण धनात्मक आवेश की ओर मुड़ जाता है और कुछ कोलाइड कण ऋणात्मक आवेश की ओर मुड़ जाता है। इससे पता चलता है कि कोलाइड के कण आवेशित होते हैं, कोलाइड के कण आवेशित होते हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि सभी कोलाइड कण पर एक समान आवेश नहीं होते हैं। जो प्लस की तरफ गया तो निश्चित ही उस पर माइनस आवेश है, जो माइनस की तरफ गया निश्चित उस पर, यानी कि कोलाइड के कण आवेशित होते हैं और उन भिन्न भिन्न कणों पर ऋण और धन दोनों आवेश उपस्थित रहते हैं। भिन्न भिन्न कणों पर ऋण और धन दोनों आवेश उपस्थित रहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार पुनः समझिए दोस्तों कोलाइड को। सबसे पहला गुण हम पढ़े थे कि कोलाइड क्या है, आपको विषमांग मिश्रण। क्लियर? क्या समांग मिश्रण कोलाइड हो सकता है? नहीं होगा तो हमेशा। दूसरा, कणों का आकार 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के। उसके बाद यह क्या होता है? अस्थाई होता है। कोलाइड विलयन की तरह क्या होता है? अस्थाई होता है। कोलाइड विलयन की तरह क्या होता है? उसके बाद दोस्तों हमें 3 प्रमुख घटना याद रखना है। केबल और केबल कौन? टिंडल प्रभाव। दूसरा क्या? ब्राउनी गति। और तीसरा विद्युत कण संचलन। विद्युत कण। बाकी छन्ना पत्र का तो हाल आप जान ही गए थे। छन्ना पत्र के आर पार होगा, चर्म पत्र के आर पार। यानी कि कोलाइड का जो सेपरेशन है, कोलाइड का जो सेपरेशन है वो चर्म पत्र के माध्यम से संभव है, लेकिन छन्ना पत्र के माध्यम से संभव है। ये 6 विशेषता कोलाइड का आप याद रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं तो 100% वो कोलाइड है, वो वास्तविक विलयन नहीं है। अगर किसी विलयन में विलयन के कण ब्राउनी गति कर रहे हैं तो वो विषमांग मिश्रण है और वो कोलाइड है। ब्राउनी गति समांग मिश्रण में नहीं दिखेगा। विद्युत कण संचलन की घटना केबल और केबल कौन दिखाते हैं? कोलाइड दिखाते हैं। तो हमने मिश्रण को कुल 3 भागों में बांटा था दोस्तों। हमने मिश्रण को कुल कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। मिश्रण को कुल 3 भागों में बांटा था, वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। तो ये जो टिंडल प्रवाह है, ब्राउनी गति है, विद्युत कण संचलन है, आशा करते कि तीनों को आप समझ लिए होंगे। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और विद्युत कण संचलन घटना केबल और केबल कौन दिखाई देते? कोलाइड देते। क्लियर है? बात को समझ गए? एक करे कि ब्राउनी गति के बारे में बता दीजिए। ब्राउनी गति क्या है? सबसे पहले ये तो जान गए कोलाइड के कण का आकार इतना है। अब अगर हम माइक्रोस्कोप लेकर, वो में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लेकर कोलाइड को देखें तो कोलाइड के कण अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते हमें दिखाई देगी। अनवरत हमें क्या करते दिखाई देगी? गति करते दिखाई देगी।
कोलाइड विलयन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या उच्च स्तर के माइक्रोस्कोप से देखने पर कोलाइड के जो ये छोटे कण है ये अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते दिखाई देते हैं। कोलाइड कणों का कोलाइड में टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करना ही क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपके मन में यह प्रश्न उठ गया कि यह ब्राउनी गति होती ही क्यों है, कारण क्या है, तो दोस्तों हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना, विद्युत कण संचलन की घटना के अंतर्गत हम क्या समझे कि कोलाइड के कण जो होते हैं, ये कण जो होते हैं आवेशित होते हैं। विद्युत कण संचलन से सिर्फ ये नहीं मालूम पड़ा कि कोलाइड के कण आवेशित होते, बल्कि ये भी मालूम पड़ा कि सभी कण पर एक समान आवेश भी नहीं होते, किसी पर धन आवेश, किसी पर। तो वो आप जानते हैं कि आवेश को आकर्षित प्रतिकर्षित करते रहती है। तो कोलाइड के कण निश्चित ही एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि उन पर आवेश उपस्थित है, और वहीं आकर्षित प्रतिकर्षित के कारण टेढ़े मेढ़े मार्गों पर उसका गमन होते रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। क्लियर दोस्तों? हमको नहीं लगता कोलाइड में अब आपको दिक्कत होगा, नहीं ना। बहुत लोग कमेंट कर रहा है कि सांद्रता को उड़ा दिए तो उड़ाने देंगे तो झूठ मूठ के उसमें अभी लगते तो पता चलता कि लगले रह गए। ओरिजिनल टाइम आएगा सांद्रता बताने का तन बताएंगे। यही तो खासियत है, कोई चीज नहीं उड़ाते हैं, उड़ाने का रहता है तो छोड़िए देते हैं। ठीक है, क्योंकि उड़ाएंगे उससे अच्छा आप खुद समझ कर पढ़ लीजिए। क्या जी? हैं? अब मान लीजिए कि हम बायोलॉजी को 5 दिन में उड़ाना है, तो 5 दिन में आएंगे तो हम क्या करेंगे? आएंगे सीधा बकेंगे, दिखा देंगे आपको यही बायोलॉजी हो गया क्या? अब बहुत इस तरह का मार्केट में है भी। हमको भी विद्यार्थी में मिलने आता है बहुत स्पेशली कि सर 20 दिन में बायोलॉजी पूरा पढ़ने का कोई ट्रिक है? कल कि उससे अच्छा 20 दिन में जो हमारे पास दिमाग खपाइएगा, जाके लूसेंट का लाइन बाय लाइन बायोलॉजी याद कर लीजिए, परीक्षा निकल जाएगा। वो सबसे बेस्ट काम है। झूठ मूठ के 20 दिन में आप सब देखिए, टीचरों को पता है कि 20 दिन में नहीं होगा, स्टूडेंट को पता है कि 20 दिन में नहीं होगा, लेकिन दिखना चाहिए कि तैयारी बंदा कर रहा। अभी बिहार पुलिस है ना, बैच दे दिया सब, 3 महीना में तैयारी कंप्लीट, मतलब 1.5 साल से जो है वो बेवकूफ है कि ना है? 3 महीना में कहिए कोई चीज खत्म होगा? बताइए, खत्म होगा? अब आते हैं दोस्तों कोलाइड के, और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जम के क्वेश्चन पढ़ते रहिए और प्रतिदिन टेस्ट देते रहिए। डेली टेस्ट संस्थान का चलता है, डेली टेस्ट उसमें भाग लीजिए। डेली टेस्ट से आपका जीएस रोज 50 क्वेश्चन होगा जीएस का, अब पूरा डिटेल डिस्कशन होता है, आपका रोज जीएस रिवाइज होगा। नहीं तो घर पर बैठकर सेट बनाइए, सेट बनाइए। सेट कैसे बनाना है? तो मान लीजिए एक सेट बनाए, आपको 60 क्वेश्चन बना, 40 नहीं बना, तो उस 40 को पूरा रट्टा मार लेंगे। जैसे नहीं समझ रहे हैं फिर भी रट्टा मार लेंगे, ठीक है ना? और जब 100 में 100 हो गया कंठस्थ, तब अगला सेट पर जाएंगे, और इसी तरह सेट मारना शुरू कर दीजिएगा। वो आपको झूठ मूठ के कैप्सूल बैच से ज्यादा फायदा करेगा। कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के प्रकार, कोलाइड तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कोलाइड के प्रकार देखिए, विलायक हम आपको बोला है कि विलयन को हमको 2 भागों में बांटे थे ना, विलायक और
विलय, विलायक और उसी तरह कोलाइड को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, विलायक प्लस विलय। बस अंतर यही है कि ये आपका क्या है और ये आपका क्या है, विषमांग है। तो कोलाइड को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कोलाइड को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, विलायक और विलय, विलायक और विलय। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि कोलाइड के जो ये दो भाग में अगर हम बांटे विलायक और विलय, तो विलायक और विलय के आधार पर कोलाइड कई प्रकार के होते हैं, विलायक और विलय के आधार पर कोलाइड कई प्रकार के होते हैं। आइए एक एक प्रकार को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं विलायक और एक तरफ हम क्या लिख देते हैं, विलय। लेकिन विलायक विलय का यह विषमांग मिश्रण है, कोई समांग मिश्रण नहीं है। ये भी विलायक को परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं, विलय को परिक्षेपित कण भी कहते हैं। आपको पता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपित कण, अंग्रेजी में सॉल्वेंट, सोल्यूट। तो ऐसा कोलाइड जिसमें विलायक क्या है और विलय क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल नहीं, एसओएल को सॉल पढ़ेंगे, सॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा कोलाइड जिसमें ठोस के कण द्रव में परिक्षेपित है, ठोस के कण द्रव में मिले हुए हैं, उस कोलाइड को हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। यानी सोल में विलायक की भूमिका में कौन होता है, द्रव, और विलय की भूमिका में कौन होता है, ठोस। उदाहरण के लिए आपके कलम की स्याही, कलम की, यह एक प्रकार का क्या है, सोल है, जिसमें विलायक कौन है, द्रव, और विलय कौन है, स्याही। इस तरह होता जी। रंगों के जो छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं वो क्या है, अब बाकी ढेर सारा जल की मात्रा होती है उसमें, यानी वो क्या है, ये स्याही एक विषमांग मिश्रण है, ये कोलाइड है। और कोलाइड में ये कौन कोलाइड है, तो सोल एक ऐसे कोलाइड है, सोल एक ऐसे कोलाइड है जिसमें विलय कौन होते हैं और विलायक कौन होते हैं, विलय कौन होते हैं, विलायक कौन होते हैं। क्लियर। सोल का एक एग्जाम्पल सही और ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्लियर। क्या, कोलाइड सोना, कोलाइड सोना होता है आपको सोना तांबा का विलयन। ठीक है ना। कोलाइड सोना मतलब होता है लिक्विड वाला सोना। कैसा सोना, लिक्विड वाला सोना। क्लियर। बात समझ गए हैं। अब देख में ना बहुत चीज नहीं देखे हैं, क्या सब कुछ देखिए लिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अरे ध्यान दीजिए, अगर विलय के भूमिका में ठोस है और विलायक के भूमिका में द्रव है तो वो कैसा कोलाइड होगा। लेकिन विलायक भी ठोस और विलय भी ठोस, यानी ठोस ठोस का मिश्रण, ये क्या कहलाता है, ठोस सोल कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस सोल कहलाता है। अगर एक ऐसा कोलाइड जिसमें विलय और विलायक दोनों ठोस है तो उसे क्या कहते हैं, जितने भी रत्न होते हैं, जैसे माणिक का नाम सुने हैं, माणिक्य, नीलम, इस सब का नाम सुने हैं। ये रत्न एक विशेष प्रकार के क्या है, रत्न, जिसको आप रंगीन पत्थर भी कह सकते। क्या कह सकते हैं, आप देखे भी होंगे एक से एक ठग सब जो है इस सब के चक्कर में फंस जाता है। क्या जी, बहुत को देखे होंगे अंगूठी में रत्न पिना हुआ है और उससे भाग बदलता है, पत्थर लगाने से भाग बदलता, तब कई पहाड़ों को खोद दिए गए रहते। क्या
तो वो जो नीलम माणिक जैसे रंगीन पत्थर जिसको रत्न कहा जाता है, वह भी एक प्रकार का मिश्रण है, वो भी एक प्रकार का और विषमांग प्रकृति का मिश्रण है। और ये किस श्रेणी में आता है? यानी कि इस माणिक नीलम जैसे रंगीन पत्थर में, माणिक नीलम जैसे रंगीन पत्थर में विलायक और विलेय दोनों किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। दोनों किस अवस्था में? ठोस अवस्था। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि कभी कभी प्रश्न क्या पूछा जाता जानते हैं? पूछेगा कि द्रव और ठोस के विषमांग मिश्रण को क्या कहते हैं? क्योंकि समांग मिश्रण तो वास्तविक विलयन हो जाएगा, अब विषमांग मिश्रण क्या होगा? कोलाइड। तो कभी कभी सोल को किस तरह पूछेगा? पूछेगा कि द्रव और ठोस अवस्था वाले विषमांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। ठोस के विषमांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? ठोस सोल कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगला दोस्तों, दो प्रकार का, अगर विलायक की भूमिका में द्रव हो और विलेय की भूमिका में द्रव हो और वो आपस में मिलकर समांग मिश्रण नहीं बनाए, तब इसे क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पायस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? दूध है। पायस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दूध है। क्लियर हो गया ना? यानी कि जब विलायक और विलेय दोनों की भूमिका में कौन हो और आपस में समांग न बनाकर विषमांग प्रकृति का बना ले, तो दो विषमांग प्रकृति, दो द्रव पदार्थ के विषमांग मिश्रण को हम क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। यानी पायस में विलेय और विलायक दोनों की भूमिका में कैसे पदार्थ रहते हैं? द्रव पदार्थ रहते हैं। कैसे पदार्थ रहते हैं? आपसे पूछ देगा कि द्रव के विषमांग मिश्रण को क्या कहते हैं, या दो द्रव के अमिश्रणशील मिश्रण को क्या कहते हैं? अमिश्रणशील मतलब वो मिला। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए ना? पायस। अगर विलायक विलेय की भूमिका में, विलायक के भूमिका में क्या हो, विलेय के भूमिका में क्या हो? द्रव, तो इसे क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। बालों में लगाने वाला जो जेल होता है, ठीक है ना? तो जेल एक ऐसा कोलाइड है जिसमें विलायक की भूमिका में कौन होते हैं? अब विलेय की भूमिका में कौन? द्रव होते। यानी जेल में ठोस पदार्थ अधिक, द्रव कम। ठोस पदार्थ अधिक, द्रव कम। उदाहरण के लिए दोस्तों, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये एक प्रकार का विषमांग मिश्रण है, कोलाइड है। और किस प्रकार का कोलाइड है? जेल। इस जेल में विलायक की भूमिका में कौन है? ठोस है। और विलेय की भूमिका में भी कौन है? कौन है? द्रव है। क्या बोले? मक्खन और पनीर मेनली रूप से जेल है। पायस में भी दे दिया है। एक मिनट, मक्खन जो है जेले होगा। हाँ, घेर दीजिए, काठिए ने घेर दीजिए। मक्खन जो है ना, जेले के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मक्खन में भी ठोस पदार्थ ज्यादा होते हैं और द्रव पदार्थ कम होते हैं। मक्खन में भी ठोस पदार्थ ज्यादा होते हैं और द्रव पदार्थ कम होते हैं, इसलिए मक्खन जो है जेल के श्रेणी में आएगा। दोस्तों, जेल के श्रेणी में आएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए
एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। विलायक और विलेय के बीच अगर विषमांग प्रकृति का रिलेशन है तो कोलाइड बनेगा। सबसे पहले आपको बताया कि विलायक ठोस, सबसे पहले आपको बताए थे कि विलायक द्रव और विलेय ठोस है, तो ये क्या होगा? सॉल्व होगा। क्लियर? दूसरा बताए थे कि विलेय और विलायक दोनों ठोस पदार्थ होती है, क्या होगा? ठोस सॉल्व होगा। तीसरा हम बताएं कि अगर द्रव द्रव होगा तो क्या होगा? पायस होगा। चौथा हम बताए कि विलायक क्या हो? ठोस हो, विलेय कौन हो? द्रव हो, तो क्या होगा? जल होगा। क्लियर? सॉल, ठोस, सोल, पायस, जेल किस प्रकार के कोलाइड? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। सॉल दो द्रव और ठोस के विषमांग मिश्रण को क्या कहते हैं? ठोस ठोस विषमांग मिश्रण को, द्रव द्रव विषमांग मिश्रण को, ठोस द्रव विषमांग मिश्रण को जेल कहते। क्लियर हो गया? एक पांचवा प्रकार, अगर विलायक की भूमिका में क्या हो? गैस। विलायक की भूमिका में क्या हो? गैस। और विलेय की भूमिका में ठोस भी हो तथा द्रव दोनों हो। अगर विलेय की भूमिका में या तो ठोस या तो द्रव हो, लेकिन विलायक की भूमिका में कौन हो? तो ऐसे कोलाइड को कहते हैं क्या? एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल एक ऐसा कोलाइड है जिसमें ठोस या द्रव किसमें मिले होते हैं? ठोस या द्रव किसमें मिले होते हैं? गैस में मिले होते हैं। ठोस या द्रव किसमें मिले होते हैं? गैस में होते हैं। और एरोसोल का उदाहरण देखिए, धुआं, कुआसा, बादल। धुआं में ठोस के कण किसमें रहते हैं? गैस में। कुआसा सब जो होता है उसमें द्रव किसमें रहते हैं? गैस में। तो ठोस या द्रव जब गैस में मिलकर विषमांग प्रकृति के मिश्रण बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठोस और द्रव जब गैस में जाकर के विषमांग प्रकृति के मिश्रण बनाते उसे क्या कहते हैं? एरोसोल कहते। कोई दिक्कत? चलिए, 5 कोलाइड याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, विलायक और विलेय के बीच जब विषमांग प्रकृति के मिश्रण बनते हैं, अब अगर देखिए विलायक की भूमिका में हो क्या? द्रव, और विलेय की भूमिका में गैस, तो उसे क्या कहते हैं? फोम। साबुन का फोम, शेविंग क्रीम का फोम, साबुन का देखिए ना, जिसको आप झाग बोलते हैं, फोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? झाग। झाग एक प्रकार का विषमांग प्रकृति का मिश्रण है। झाग एक प्रकार का कोलाइड है। और झाग या फोम एक ऐसा कोलाइड है जिसमें गैस मिले घुले रहते, किसमें? द्रव में। गैस घुले रहते किसमें? या फोम एक ऐसे कोलाइड है जिसमें द्रव और गैस मिलकर एक विषमांग प्रकृति का मिश्रण बनाते हैं। द्रव और गैस मिलकर एक विषमांग प्रकृति का मिश्रण बनाते हैं। कोई दिक्कत है? बात को समझ गए? एक होता है ठोस फोम। एक क्या होता है? अगर ठोस पदार्थ में, द्रव पदार्थ में गैस चला गया तो क्या? और ठोस पदार्थ में गैस चला गया तो ठोस फोम। ठोस फोम। अगर ठोस पदार्थ में गैस चला गया तो, जैसे स्पंज देखे है ना जी, स्पंज जिस पर बैठते हैं पिचक जाता है, फिर उड़ते हैं फैल जाता है। तो स्पंज जो है दोस्तों, स्पंज जो है एक प्रकार का क्या है? ठोस फोम है। साबुन का झाग फोम है। दोनों में अंतर क्या आप देख रहे हैं ना, कि फोम में विलायक की भूमिका में कौन है?
द्रव है। और ठोस फॉर्म में विलय की भूमिका में कौन है? क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? अगला दोस्तों एक और याद रखना है, मिसेल्स, ठीक है ना? मिसेल्स, मिसेल्स क्या है? साबुन के जो घोल होते हैं ना, जब साबुन डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो उस घोल में साबुन डिटर्जेंट के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ करके बड़े बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? जब साबुन डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं, जब साबुन डिटर्जेंट पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने के उपरांत साबुन और डिटर्जेंट के छोटे छोटे अणु, साबुन और डिटर्जेंट के छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। साबुन और डिटर्जेंट के छोटे छोटे अणु मिलकर जब एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल्स कहते हैं। साबुन और डिटर्जेंट को जब पानी में घोलते हैं तो वह घुल करके समांग मिश्रण नहीं बनाता है, बल्कि वह विषमांग प्रकृति का मिश्रण बनाता है, यानी कि वो एक प्रकार का कोलाइड है। समझे कि नहीं? क्या है? कोलाइड है। और साबुन डिटर्जेंट के जलीय घोल में या साबुन जल के कोलाइडी विलयन में साबुन और डिटर्जेंट के छोटे छोटे अणु मिलकर जब एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे अणु मिलकर जब एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट हम फिर से रिवाइज कर ले कि कोलाइड जो है ना कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4 5 8 प्रकार के। तो कोलाइड कुल कितने प्रकार के? तो विषमांग मिश्रण कोलाइड कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। और 8 प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, जो भी पूछा जाएगा नोटिस से पूछा जाएगा, क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही नहीं। यही अंतिम सत्य है। क्या हो गया? क्लियर हो गया? क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बार पुनः दोस्तों कि तत्व यौगिक मिश्रण रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तत्व यौगिक और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को हम क्या बोले थे? समांग मिश्रण को हम क्या बोले थे? विलयन। और विषमांग मिश्रण को, अब विषमांग मिश्रण को हमने 2 भागों में बांटा था, कोलाइड। विषमांग मिश्रण को हमने 2 भागों में बांटा था, कोलाइड और सस्पेंशन यानी कि निलंबन। तो विषमांग मिश्रण का जो एक प्रकृति था कोलाइड, वो तो हम समझ चुके हैं। और कोलाइड की पहचान करने के लिए 3 प्रमुख गुण, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी मूवमेंट और इलेक्ट्रो, वो 3 आधार पर तो कोलाइड की बिल्कुल पहचान हो जाएगी। अब हम समझेंगे थोड़ा बहुत किसके बारे में? निलंबन के बारे में। सस्पेंशन यानी क्या? निलंबन। कहने का मतलब सीधा कि निलंबन क्या है? विषमांग मिश्रण है।
निलंबन क्या है? बिस्मांग मिश्रण है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, कोलाइड भी बिस्मांग मिश्रण था, निलंबन भी बिस्मांग मिश्रण है। कोलाइड भी बिस्मांग मिश्रण था, निलंबन भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या? दोनों में अंतर इस बात को लेकर है कि कोलाइड बिस्मांग तो था लेकिन आंखों से समांग प्रतीत हो रहा था। आंखों से कोलाइड विलयन की बिस्मांग प्रकृति का पता तब चला था जब हम एक अच्छे माइक्रोस्कोप से कोलाइड को देखे थे। तो कोलाइड तो बिस्मांग प्रकृति के थे लेकिन वो दिखते समांग प्रकृति के थे, दिखते समांग प्रकृति थे। लेकिन निलंबन के साथ ऐसा नहीं है, सस्पेंशन के साथ ऐसा नहीं है। ये दिखते भी बिस्मांग है और होते भी, ये दिखते भी बिस्मांग है, ये होते भी बिस्मांग है। ये दोस्तों इसके कणों का आकार सबसे बड़ा, कणों का आकार सबसे बड़ा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी अधिक बड़ा, यानी सबसे बड़ा। इतने बड़े होते हैं कि इनके कणों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं या खुली आंखों से नहीं दिखता है तो बहुत से साधारण माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद निलंबन जो है न तो छन्ना पत्र के आर पार हो सकते हैं, न ही चम्र पत्र के आर पार, छन्ना पत्र के आर पार हो सकते हैं, न ही चर्म पत्र को। वैसे भी जो छन्ना पत्र के आर पार नहीं हो पाता है तो फिर वो चर्म पत्र के आर पार क्या हो पाएगा। तो इसके कण, निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि ये फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो सकते हैं। विलयन के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो गए थे, कोलाइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो गए थे। लेकिन निलंबन के कण, सस्पेंशन के कण इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो सकते हैं, ये फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो सकते। क्लियर है बात? उसके बाद यह क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। निलंबन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। मतलब इसके कणों को अगर निलंबन को हम थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ दिए, निलंबन को हम थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ देंगे तो इसके जो बड़े बड़े कण है वो सीधे बर्तन के तली में जाकर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो निलंबन एक बिस्मांग मिश्रण है जो होते भी बिस्मांग है और दिखते भी बिस्मांग है। इसके कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से भी बड़ा होता है। निलंबन अस्थायी प्रकृति का होता है। निलंबन की प्रकृति क्या होती है? अस्थायी होती है। निलंबन की प्रकृति क्या होती है? और निलंबन से अगर हम प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश निलंबन को पार नहीं कर पाता। विलयन से प्रकाश को गुजारे तो सीधे गुजर गया, कोलाइड से प्रकाश को गुजारे प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। लेकिन निलंबन से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो निलंबन प्रकाश के लिए अपारदर्शी बन जाता है। निलंबन से होकर प्रकाश गुजर नहीं पाता। निलंबन से होकर प्रकाश गुजर। क्लियर दोस्तों? चैप्टर समाप्ति की घोषणा कर दे। चलिए दोस्तों, चैप्टर हो गया समाप्त। वेरी गुड, आप बना भी लिए हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में ढेर सारे न्यूमेरिकल भी है, खासकर मोलता और मोलरता वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा। बाकी हम प्रश्नों को एक बार फिर से डिटेल में करेंगे कि पूरा प्रश्न क्या हो। एक बार फिर से रिवाइज हो। एक कारण फिल्टर पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर लैब में, साइंस के लैब में इस्तेमाल होने वाला एक विशेष प्रकार का आप कह सकते छकना है, उसे फिल्टर पेपर कहते हैं। नेट पर देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा लैब फिल्टर पेपर, आप समझ जाइएगा फिल्टर पेपर क्या है। सब सब्जेक्ट का नोट्स चेंज होगा क्या? नोट्स ऐसा नहीं है, जब मौका मिलता है
तो हम नोट्स में चेंजिंग लाते रहते हैं, ये नहीं कह सकते कब किस नोट का चेंज होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।